नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य निर्देश। तो सामान्य निर्देश में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 40 है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। इसमें जो है 4 संभावित उत्तर दिया गया है, जिनमें से एक जो है वो सही है और सही उत्तर को ही हम लोग को OMR शीट में गोले का निशान लगा करके भरना है। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले खंड अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धूसरित मटमैले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं, जो प्रायः जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं खुली हवा में भी कपड़े डाले जाते हैं। इन कपड़ों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है। किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती, जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडलों में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। अब आइए इस पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं? यानी बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं वो उससे क्या निकलता है? ऑप्शन है धुआं, कुआं, धुआं या चुआं। तो सही उत्तर हो जाएगा धुआं। तो पहला जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा धुआं। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कचरे, मिट्टी, पत्थर या पानी। तो कल कारखाने से निकल रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कचरे। अगला प्रश्न है, कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? तो रसायन जो है वो होते हैं रूपहले नहीं होगा, सुनहले नहीं होगा, खूबसूरत नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा जहरीले। यानी कारखानों से निकलने वाला खराब पदार्थ में जहरीले रसायन मिले होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? तो हमारे जो पूर्वज थे वो वायुमंडल की शुद्धता के लिए हवन करते थे। आप भी देखते होंगे कि यज्ञ वगैरह किया जाता है तो उसमें हवन किया जाता है। हवन में विभिन्न प्रकार की सामग्री को जो है अग्नि में डाल करके जलाया जाता है, जिससे वहां का जो वायुमंडल है वो शुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? तो आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा जो है वो बढ़ा। आइए अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें जो है अपठित काव्यांश है, तो अपठित काव्यांश को पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों का उत्तर जो है सही विकल्प को चुन करके देना है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं काव्यांश को। क्षण भर रुक कर
विश्राम करो, क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में बहती हो। लहरों पर लहरें उठाती, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। भूधरा कर चट्टानों को, भूधरा कर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार किया। हे काम की शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की जिंदगी कहूँ। और अब हम लोग जो है इस पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। तो इसमें हमने देखा कि कवि जो है वो नदी को क्षण भर रुककर विश्राम करने को कह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नदी को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, नदी ने किसे पुचकारा है। तो नदी जो है वो पर्वत को पुचकारा नहीं, तटबंधों को पुचकारा नहीं, फसलों को पुचकारा नहीं, बल्कि कमजोरों को पुचकारा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, नदी का जीवन कैसा है। तो नदी का जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ है। नदी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। अगला प्रश्न है स्रोत का क्या अर्थ है। तो स्रोत का अर्थ होता है माध्यम। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जीवन का स्रोत क्या है। तो जीवन का स्रोत जो है वो संघर्ष है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक हमें जो है संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आते हैं चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं खंड ब पत्र लेखन। तो खंड ब में जो है वो पत्र लेखन है। इसमें जो है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक इस पे आधारित प्रश्न है, उसका उत्तर जो है हम लोग देखेंगे। आइए पढ़ते हैं पत्र को। तो यहाँ पे नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरना है। सेवा में, तो सेवा में यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, दूसरा ऑप्शन प्राचार्य, तीसरा शिक्षक और चौथा अध्यापक। तो शिक्षक अध्यापक तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ प्रधानाध्यापक और प्राचार्य, हाई स्कूल में जो है वो प्रधानाध्यापक होते हैं, तो इसीलिए यहाँ सबसे सुटेबल हो जाएगा सेवा में प्रधानाध्यापक, यानी यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 12 नंबर छात्रावास में स्थान हेतु। छात्रावास में स्थान हेतु तो यहाँ हो जाता है विषय में लिखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विषय, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विषय हो जाएगा। अगला ये महोदय सविनय निवेदन क्या है, तो 13 नंबर में सविनय निवेदन, यहाँ निवेदन लिखा हुआ है, ये हो जाएगा निवेदन, तो सविनय निवेदन है, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की। 14 नंबर में देखते हैं, तो चूंकि यह जो है 9वीं क्लास का है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 9वीं, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता है, यानी 15 नंबर में जो है वो हो जाएगा संभव, ऑप्शन नंबर बी। संभव नहीं हो पाता इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ या रहनी चाहती हूँ। अतः श्रीमान, यहाँ हो जाएगा श्रीमान, अतः
श्रीमान से निवेदन है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा की जाए। आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा अवसर। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है खंड स की ओर चलेंगे। खंड स में व्यवहारिक व्याकरण है। व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत जो है यहाँ पे सब प्रश्न संख्या 16 से 25 तक का उत्तर देना है। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है अभिमान शब्द में, अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है। अभिमान में जो है मूल शब्द क्या है? मान। मान है तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि उपसर्ग कहते किसको है? तो उपसर्ग कहते हैं जो शब्दार्थ किसी शब्द के पहले लगकर, तो पहले क्या लगा हुआ है? मान में पहले क्या लगा हुआ है? यहाँ ऑप्शन देखते हैं। मान तो ये तो होगा नहीं। भी मान, क्योंकि मूल शब्द मान है इसलिए ये भी नहीं होगा। और ती तो है नहीं, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिमान में मूल शब्द मान है और उपसर्ग जो है वो अभी है। अगला प्रश्न, गायक का सही स्त्रीलिंग। तो गायक का सही स्त्रीलिंग होता है गायिका। गायक का स्त्रीलिंग गायिका। अगला प्रश्न है एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का बहुवचन होता है अनेक, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं? जिसमें संख्या का बोध होता है। तो यहाँ देखिए सफेद, सफेद संख्या नहीं है, गलत हो जाएगा। लाल ये भी नहीं है। चार, चार जो है वो संख्यावाचक है। मीठा जो है संख्यावाचक नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। स्टॉप कीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं खंड ग पाठ्य पुस्तक से, यानी यह जो है वो पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, जो प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 40 तक है, 26 से 40 तक। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक मिनट रुकिए। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। यहाँ जो है सीमा अच्छी खाली जगह है। तो सीमा जो है यहाँ ऑप्शन है कवित्री, कवि, कवित्री या कवित्री। तो इसका सही जो उच्चारण होता है कवित्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। तो सीमा चूंकि लड़की है इसलिए सीमा अच्छी कवित्री है, हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, घी के खाली जगह जलाना। यहाँ ऑप्शन है बाती, कटोरा, दिए या दिए। तो घी के दिए जलाना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है यहाँ देखिए, मेरी इच्छा है कि और मैं डॉक्टर बनूं। यहाँ दो वाक्य दिया हुआ है और दोनों जो है एक दूसरे पर आश्रित है। तो इसमें एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23, इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, यहाँ देखते हैं माँ ने भोजन बना रही थी। ये माँ ने भोजन बना रही थी गलत है, माँ ने भोजन बनाई थी, तो यही हो जाएगा सही। अगला देखते हैं माँ ने भोजन बनाया था, ये भी गलत हो जाएगा। माँ ने भोजन बना चुकी थी, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो पहाड़ का पर्वत होता है, सही है। पठार, तो पहाड़ और पठार जो है वो दोनों अलग अलग वस्तु है। भूधर होता है और सेल होता है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो पहाड़ का जो है पठार पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कुल और कुल, यहाँ क में हर्षु का कुल है और एक क में दुर्गु का कुल है, तो इन दोनों का सही अर्थ भेद क्या है? तो कुल और कुल, तो कुल का मतलब पशु नहीं होता है, पशु पक्षी तो होगा नहीं, पशु पक्षी की आवाज नहीं होगा। यहाँ देखिए ये दोनों जो है अलग अलग होगा, वंश और किनारा। तो कुल का मतलब वंश और इस कुल का मतलब है किनारा। आकार प्रकार
करनी। अब आइए हम लोग जो है अगला खंड द में चलते हैं, जो पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और यह जो है प्रश्न संख्या 16 से 40 तक है। अब इस पे जो है हमको अपने पाठ्य पुस्तक में जो पढ़े हैं उस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 26 में है, झूरी ने अपने बैलों को कहां पर बांधते थे? झूरी जो है अपने बैल को कहां बांधते थे? तो आप लोग पढ़े होंगे, दो बैलों की शाखा में झूरी जो है अपने बैलों को चरनी पर बांधते थे, जहां पे दोनों बैल जो है एक दूसरे के साथ जो है साथ साथ खाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, पाठ सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचर, यहाँ वाचक हो जाएगा, किसे कहा गया है? तो वर्ड वाचक कहा गया है, सांवले सपनों की याद जो है वो सालिम अली के बारे में लिखा गया है, उन्हें ही वर्ड वाचक कहा गया है। अगला प्रश्न है, कबीरस्थान किनकी भक्ति में लीन रहा करते थे? तो कबीरस्थान जो थे वो कृष्ण भक्त कवि थे, तो वो हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करते थे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी दादा जो है क्या बनाना चाहते थे? तो उनके बाबा जो है उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? तो रीढ़ की हड्डी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यह जो है जगदीश चंद्र माथुर का एक एकांकी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा एकांकी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो इस जल प्रलय में पाठ के लेखक धनेश्वर नाथ रेणु है, तो उनका जन्म जो है पर्ती क्षेत्र में हुआ था, और पर्ती क्षेत्र में होने के कारण वो जो है बाढ़ को नहीं देते थे, इसलिए जब वो पटना में बाढ़ आता है तो उसको जो है वो। आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 32, प्रेमचंद के फटे जूते, ये जो पाठ का नाम है, किस प्रकार किस पात्र की विवेचना की गई है? मतलब प्रेमचंद के फटे जूते में किसके बारे में बताया गया है? यहाँ जो है लेखक के द्वारा प्रेमचंद जी के बारे में बताया गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? तो आप पढ़े होंगे पाठ का नाम कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, तो उनके पुत्री का नाम था देवी मैना। अगला प्रश्न है 34वां, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक और शारीरिक विकास रुक जाता है? तो मानसिक बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है बच्चों का सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ यह जो पाठ है बच्चे काम पर जा रहे हैं उससे लिया गया है। तो बच्चे जब काम पर जाते हैं तो इससे उनका मानसिक बौद्धिक और शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है। अगला प्रश्न है 35वां, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे हृदय ऐसे हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऐसे हृदय हो जाएगा। तो पाठ में जो है मेरे संग की औरतें में चोर का हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 36 में है, पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया है, किस प्रकार का पाठ है? तो इसमें जो है ललित निबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां, मां ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है? तो मृत्यु का दिशा जो है वो दक्षिण को कहा गया है, क्योंकि हमें दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, मेघ आए बंठन सज धज के, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सज धज के। प्रश्न संख्या 39, चंद्रगहना से लौटती बेर में कविता में चंद्रगहना क्या है? तो चंद्रगहना जो है वो एक स्थान का नाम है, जब वहां से कवि जो है आ रहे होते हैं तो वहां का जो दृश्य है वो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए उस दृश्य का उस स्थान का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? तो हमारा जो समाज है उपभोक्तावादी वो आज बाजार की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रकार यह जो मॉडल प्रैक्टिस सेट था उसको हमने 40 प्रश्न को देखा, और आने वाले परीक्षा में जो है आप इसका फायदा देखेंगे
और इसका अभ्यास जो है आपको आने वाली परीक्षा के लिए लाभदायक। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।